हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो थोड़ी सी बातें ऐप को लेके कर लेते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ कंफ्यूजन है बच्चों को जो मैं दूर कर दूं। पहला है कि सर ऐप में हमको एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है। तो देखो मैं बता दूं आपको, लेक्चर और नोट्स ये तो आपको यूट्यूब पे भी मिल रहे हैं, ऐप पे भी मिलेंगे। उसके अलावा जो आपके मेन एग्जाम की प्रिपरेशन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन कैसे होंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन कैसे आएंगे, 3 मार्क्स कैसे आएंगे, 5 मार्क्स कैसे आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है, जल्दी मिलेंगे सारी चीजें। देन एमसीक्यू प्रैक्टिस की जो एग्जाम में प्रैक्टिस है। एक होता है कि आप यूट्यूब पे ऐसे मान लो कर दिया सामने कि हाँ ये क्वेश्चन ये आंसर है, उसमें मजा नहीं है बेटा। ऐप में जब क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप खुद सोच करके उसका आंसर क्लिक करेंगे, वो आपके दिमाग में रह जाएगा। ये जो है 3 पार्ट एमसीक्यू वाला खास करके, ये जो पार्ट है इसमें आपकी एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से भी रहेगा सब कुछ। यानी कि समझ रहे हैं आप, दोनों चीजें कंबाइंड रहेंगी इसके अंदर। आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आए थे, ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आए थे, जो कि 20 नंबर का पार्ट है अब तुम्हारे डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम का। तो ये दोनों चीजें रहेंगी। जल्द ही लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने पहले कहा था अगस्त में, अभी थोड़ा सा काम है, ठीक है ना। तो जल्द ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और रूटीन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। जिन बच्चों ने कोर्स सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराए नहीं और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अभी क्या हो रहा है। ये जल्दी आप लोगों के बैच बना दिए जाएंगे और आपके लिए लाइव डाउट क्लासेस और रूटीन टेस्ट वगैरह जो सारी चीजें हैं ये आपको अवेलेबल स्टार्ट हो जाएंगी। ये सब चीजें जो हैं ये तो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं कुछ, और कुछ जल्दी उसमें ऐड हो जाएंगी आपके ऐप में। अब दूसरा कंफ्यूजन है, सर ये 1100 रुपए बहुत ज्यादा है। तो मैं बच्चों से कह रहा हूं, बच्चों ये पूरे साल के लिए है। किसके लिए है? पूरे साल के लिए। या फिर यूं कह लें, हर एक बच्चा अलग अलग स्टेट में है, कुछ बच्चों के पेपर आगे पीछे हो रहे हैं, तो उसमें अभी आपको एक डेट लिख के आ रही होगी, ये कोर्स इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा। उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। जो जिस स्टेट के हैं उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज कर लिया जाएगा। जिनके पेपर लेट होंगे उनके लिए वो एक्सपायरी डेट बढ़ा दी जाएगी, यानी कि कोर्स उस डेट पे एंड ना होकर के उनका जब फाइनल पेपर होगा उसके बाद ही हुआ, उस महीने के एंड में जाकर के ये जो ऐप का जो कोर्स आप परचेज करेंगे वो एंड होगा। बात समझ में आ गई? कोर्स जिन लोगों को लगता है कि सर 1100 अमाउंट बड़ा है, तो उनको 2 इंस्टॉलमेंट में कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, ये बात बताना भूल गया था मैं, ठीक है। 550 रुपए 2 इंस्टॉलमेंट में 3-3 महीने में आपको करने हैं। एक इंस्टॉलमेंट आप आज करते हैं तो आज से 3 महीने बाद आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरा, ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में ही आपको इस लेक्चर के नोट्स भी मिलने वाले हैं। क्लियर है? उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को दूर करूंगा, ठीक है। क्लियर है? इसके अलावा कोई डाउट है मेरे ख्याल से अगर, तो डायरेक्ट कॉल करें मेरे को, बिल्कुल भी हिचकिचाएं ना, मैं जो भी क्वेरी होगी आपकी दूर कर दूंगा। फिलहाल ये सारी क्वेरीज जो मैं अभी तक देख रहा था आ रही थी, तो उनको लेकर के मेरे को यहाँ पर ये लेक्चर में ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। तो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या होता है स्कोप? स्कोप को लेकर के बहुत से बच्चा कंफ्यूज रहता है कि स्कोप का मतलब क्या रखें, हमको जहां जॉब मिलेगी इससे उससे मतलब है या कुछ और है। तो आओ समझते हैं स्कोप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो देखो स्कोप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। स्कोप का मतलब होता है जो हमारा सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वो कहां कहां पर काम करेगा, ठीक है ना। द एरिया इन विच समथिंग, ऐसा कोई एरिया जहां पर कोई चीज काम करे या ऑपरेट हो, यानी कि वहां पर लागू हो जाए, या उस चीज को ये ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या करे, कंट्रोल करे। तो यानी कि ओवरऑल बात है, जहां कहीं पे भी ये चीज अप्लाई हो जाए वहां पर क्या रहेगा, इसका स्कोप हो जाएगा। यानी कि ऑब्वियस बात है, जहां कहीं ये लग रही है वहां पर जॉब क्रिएट हो जाएगी। एक तरह से मोटा मोटा अगर बात समझे हम लोग, तो कहां कहां क्या क्या हो सकता है, तो आओ समझते हैं। इट इज बेस्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। ऑब्वियस बात है, चीजों को काट करके नहीं देखेंगे हम लोग, पीछे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एनाटॉमी क्या होता है, चीजों को कट करके अंदर एनालाइज करना। जब एनालाइज करते हैं तो हमें उसकी क्या पता चलती है, फिजियोलॉजी पता चलती है कि वो काम कैसे करते हैं, एंड पता चलता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्लियर हो गया है, नॉर्मल काम, ठीक है ना, वर्सेस डिजीज। अगर मान लो किडनी है, नॉर्मल कैसे काम करती है, और किडनी में अगर कोई बीमारी हो गई है तो वो किस तरह से फंक्शनिंग कर रही है। तो इन दोनों में क्या अंतर आया, उसके नॉर्मल एक्टिविटी में और डिजीज एक्टिविटी में जो डिफरेंस क्रिएट हो गया, दैट इज कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी। बात समझ में आ गई?
इट हेल्प टू स्टडी ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, इंसान कैसे इवॉल्व हुए और कैसे डेवलप हुए, कैसे आखिरकार तुम लोगों ने देखा होगा, अगर इवोल्यूशन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो हम लोग शुरुआत में क्या थे, डायनासोर जब थे तब इस दुनिया में किसी भी इंसान का अस्तित्व नहीं था, ठीक है ना, कोई बुराई नहीं थी, कोई अच्छाई नहीं थी, ठीक है ना, तो जब इंसान नहीं था तो अच्छाई बुराई नहीं थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, डायनासोर्स का पता ही है किस तरह से अंत हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहां रहते थे, बिलो में रहते थे, कभी देखना यूट्यूब वगैरह पे कहीं भी चले जाना, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, हम लोग चूहे जैसे थे, बिलो में रहते थे, मैमल्स। फिर धीरे धीरे जब डायनासोर खत्म हो गए तो हमको मौका मिला बाहर निकलने का, हम लोग बिलो से बाहर निकल के आए, पेड़ों पर जाने लगे, इधर उधर, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ पूरा, ठीक है ना, उसका पता चलता है यहां से हम लोगों को। देन टू अंडरस्टैंड पैथोलॉजी ऑफ डिजीज एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस, डिजीज की पैथोलॉजी क्या है, डिजीज किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है ना, और क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, डिजीज होने की वजह से क्या चेंजेस आ गए। फॉर डिटरमाइनिंग टेक्निक्स ऑफ सर्जरी, जब हमें कट करके पता चलेगा कि अच्छा ये हमारा ऑर्गन ऐसा है, यहां पर हम यही चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सर्जरी की नई नई टेक्निक्स को हम लोग इजाद कर सकते हैं, किसको स्टडी करके, किसको जान करके, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को जान करके, तो ये स्कोप है इसका। देन रेडियोग्राफिक एनाटॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर दैट कैन बी विजुअलाइज्ड विद एक्सरे, एक्सरे की हेल्प से जो हम बॉडी के स्ट्रक्चर को देखते हैं, दैट इज रेडियोग्राफी, मतलब काटना ना पड़े। अब ये टेक्निक हमने इजाद कर ली है, किसकी हेल्प से, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की हेल्प से। एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ फर्स्ट 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग, उसकी स्टडी इसी के अंदर आएगी, ठीक है। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेल को हम लोग जानना है तो इसके अंदर आ जाएगा वो। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू, अब मत कहना कि सेल और टिश्यू में क्या अंतर है, बता चुका मैं ये। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉज ऑफ डिजीज, नेचर और कॉज ऑफ डिजीज क्या है, दैट इज पैथोलॉजी। जब हम लोग करेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो उसके अंदर हम ये भी आ जाएगा। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ बॉडी डिफेंस अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है ना, तो ये सारे स्कोप है, जब हम ये पढ़ते हैं तो सारी चीजें इसके अंदर क्या होती है, कवर अप हो जाती है। देन इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ बॉडी डिफेंस, ये हो गया। देन न्यूरोफिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व सेल्स, यानी कि बड़ा आसान है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बॉडी के जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उनको लेकर के आगे लॉजी लगाते जाओ, स्कोप तैयार हो गया, एक एक लाइन में उसको डिफाइन करते चले जाओ। एंडोक्राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन किस तरह से काम करते हैं, कैसे ऑर्गन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ऑप्थेल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आईज, आईज कैसे काम करती है। ओटोलॉजी, स्टडी एंड स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ईयर्स, ये सब आएंगे भी डिटेल में अपने कोर्स में। ओडोंटोलॉजी, स्टडी एंड फंक्शन ऑफ टीथ। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लंग्स एंड ब्रीदिंग पार्ट्स, किस तरह लंग्स काम करते हैं, किस तरह बॉडी के अंदर हवा आती जाती है। कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी है ना, हार्ट को लेकर के, ब्लड वेसल, सारी चीजें आ जाएंगी। रीनल, किडनी को लेकर के, स्टडी ऑफ किडनी। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन्स, ठीक है। आगे आते हैं, ध्यान रखना ये ऑटो मीन्स ईयर और ऑस्टियो मीन्स बोन्स, क्लियर है। देन आर्थ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट्स, जब जॉइंट्स की बात आएगी तो आर्थ्रो। मायोलॉजी, मसल्स, मायो वर्ड किसके लिए है, मसल्स के लिए है, ठीक है। टू नो द पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल हेल्थ, नॉर्मल हेल्थ के क्या क्या पैरामीटर है, मतलब जैसे कि टेम्परेचर 37 रहना चाहिए, बॉडी के अंदर इतना ब्लड होना चाहिए, है ना, हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इंक्वायरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसको पढ़ते हैं तो हमें इंक्वायरी मिल जाती है कि आखिरकार हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर जो है कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस फैक्टर इन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, कौन कौन से फैक्टर फिजियोलॉजी प्रोसेस को, जो हमारी नॉर्मल प्रोसेस है, सांस लेना है, किडनी काम कर रही है, लंग्स काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है, उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। एज अ फाउंडेशन फॉर एडवांस साइंटिफिक स्टडी, जो हम लोग एडवांस साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं आजकल दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, जैसे छोटा सा एक उदाहरण दें, पहले जो अगर गॉल ब्लैडर है ना, जैसे बाईपास सर्जरी हार्ट की आने लगी है, ठीक है, नॉर्मल सी बात करूं मैं, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होना है, जब पित्त की थैली में पथरी हो जाती थी तो पूरा क्या होता था, कट लगेगा, कट लग करके निकाला जाता था। अब क्या होता है, पूरा कट नहीं लगता, केवल 3 छेद होते हैं, यहां 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 दिखाई दे रहा हूं मैं, उन 3 छेद की हेल्प से ही सारा ऑपरेशन हो जाता है, बड़ा वाला कट नहीं लगता है। ये क्यों हो पाया, क्योंकि जब एडवांस साइंटिफिक स्टडीज हुई, ठीक है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। तो ये सब क्या है, ये वो सारे फील्ड है जहां पर क्या है, इनका काम होगा, या ऑपरेट होंगी या कंट्रोल करते हैं, तो ये सब क्या बन जाता है, स्कोप बन जाता है। बात समझ में आ रही है, तो याद रखेंगे स्कोप, किसी भी सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे तो स्कोप को लेकर के बड़ा आसान काम होता है, स्कोप को लेकर कुछ नहीं हमें समझना है। 5 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 10 याद रखो, है ना,
5 नंबर का अगर मैक्सिमम क्वेश्चन आता है स्कोप का तो कम से कम 10 पॉइंट हमें याद रखने हैं। क्लियर है? तो पढ़ोगे, मन लगा के और रिवाइज करते रहना। ओके, ऑल द बेस्ट।